हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ TIR के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR। पहला इसमें पॉइंट आता है पोरोप्रिज्म। द राइट एंगल आइसोलेटेड प्रिज्म इज कॉल्ड पोरोप्रिज्म। कहता है कि आइसोलेटेड ट्रायंगल का जो राइट एंगल होता है उसी प्रिज्म को हम लोग पोरोप्रिज्म कहते हैं। The prism is made up of glass of reflective index 1.5, so its critical angle is about 42 degree. When light is incident on glass air interface at angle more than 42 degree, then total internal reflection happen. दोस्तों, कहता है कि प्रिज्म जो बना हुआ होता है वो ग्लास का बना होता है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल है जो कि लगभग 42 डिग्री होता है। जब लाइट इंसिडेंट करता है ग्लास पे, जो एयर पास करता है, वो एंगल जो बनाएगा 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाता है। उसी को हम लोग TIR कहते हैं। 42 डिग्री एंगल बनाता है वो TIR के कारण होता है। जब 42 डिग्री एंगल बनाता है तब TIR होता है। अब पोरोप्रिज्म का यूजेज क्या है? पहला यूजेज है इन बेंडिंग द लाइट एट 90 डिग्री। जब लाइट को हम 90 डिग्री पे बेंड करेंगे तो इसका फिगर इस प्रकार से होगा। ये देखिए, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। अब यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ इधर रिफ्लेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल जो है 45 डिग्री बनाया है। दूसरा पॉइंट है इन बेंडिंग द लाइट एट 180 डिग्री। जब लाइट को 180 डिग्री पे बेंड करेंगे, 180 डिग्री के लिए हमारा फिगर इस प्रकार से होगा। तीसरा है इन इन्वर्टिंग द इमेज। जब इमेज को इन्वर्टिंग करेंगे, उल्टेंगे, ये इन्वर्टिंग इमेज का पिक्चर है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ फाइन ग्लास और क्वार्ट्ज ऑफ रेडियस ऑफ माइक्रोन 10⁻⁻⁶ ऑर्डर। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स इनर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड कोर is 1.7 and the outer part which is called core। कहता है ऑप्टिकल फाइबर है जो कि फाइन ग्लास का बना होता है। फाइन ग्लास को हम लोग क्वार्ट्ज भी कहते हैं और इसका रेडियस ऑफ माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका इनर पार्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है और ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर पार्ट होता है उसका दूसरा नाम है कोर। क्रोड कहते हैं या कोर कहते हैं, दोनों होता है। और इसका जो आउटर पार्ट है बीच इज कॉल्ड क्लेडिंग और इसका जो आउटर पार्ट रहता है उसे हम लोग क्लेडिंग कहते हैं। का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। व्हेन लाइट इंटर्स इनटू द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, देन इनसाइड द कोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, हेंस TIR happen. So light can be transmitted to a very large distance without any loss of energy। कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है उसमें जब लाइट इंसिडेंट करता है उसके अंदर, तब उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट अधिक रहता है क्रिटिकल एंगल से, इसीलिए TIR होता है। और इसमें जब लाइट ट्रांसमिट करता है वेरी लार्ज डिस्टेंस से तो एनर्जी का इसमें कोई लॉस नहीं होता है। ये देखिए हमारा फिगर है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर का ये जो है आउटर पार्ट को हम लोग क्लेडिंग कहते हैं और ये इनर पार्ट है, इसे हम लोग कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। और ये जो है लाइट ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से अलग अलग पाथ से। अब ऑप्टिकल फाइबर का यूजेज, पहला यूज है टू ट्रांसमिट द लाइट मेनी किलोमीटर्स विदाउट एनी लॉस। कहता है कि जो लाइट ट्रांसमिट होता है वो बहुत किलोमीटर तक ले होता है और बिना कोई लॉस हुए। दूसरा पॉइंट है टू ट्रांसमिट एन इमेज टू ए डिस्टेंट प्लेस। कहता है कि इमेज का इसमें ट्रांसमिट होता है एक डिस्टेंट प्लेस के लिए। तीसरा है इन इंडोस्कोप टू सी इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड ऑस्टोमेज। कहता है कि ये इंडोस्कोप में ह्यूमन बॉडी का जो इनसाइड पार्ट होता है उसमें ऑस्टोमेज में देखने में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड ट्रांसमिटेड टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल का जो ट्रांसड्यूसन होता है उसमें ये मदद करता है लाइट को ट्रांसमिट करने में लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस, बिना कोई लॉस के। पांचवा इसमें पॉइंट आता है इन कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड सीन बाय फिश। मछली के द्वारा जो वर्ल्ड देखा जाता है। ये पॉइंट कहता है व्हेन अ फिश इज इनसाइड वाटर ड्यू टू TIR इट कैन ओनली सी अ सर्कुलर पाथ आउटसाइड द वाटर। कहते हैं कि पानी के अंदर जब मछली रहती है तो वो TIR के कारण होता है और ये जब पानी के बाहर निकलती है तो एक सर्कुलर पाथ ही देख पाती है। ये देखिए, मान लीजिए कि इस सरफेस पे इसमें पानी जो पूरा भरा हुआ है और इस पॉइंट पे ये जो है मछली है,
मछली अभी जो पानी के अंदर है, जब ये ऊपर आएगी तो इसी पॉइंट से सिर्फ ये सर्कुलर पाथ को ही देख पाएगी, इसके बाहर की और नहीं देख पाएगी। अब इसके लिए चलेंगे हेयर 10 IC ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 10 IC लेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम 10 IC लेते हैं। IC यहाँ क्रिटिकल एंगल के लिए है, तो 10 IC इक्वल टू R/H हो गया। यहाँ से जब R के लिए निकालेंगे तो R इक्वल टू H इंटू 10 IC हो गया। अब यहाँ 10 IC को हम लिखते हैं sin IC बाई cos IC, H वैसा ही रह गया। अब cos IC के लिए हमने cos थीटा के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, cos थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस cos थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने cos थीटा की जगह वैल्यू को पुट कर दिया है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बाकी सब कुछ वैसे ही रह गया। यहाँ IC है तो IC हमने पुट किया है। अब sin IC के लिए हम जानते हैं कि 1/μ होता है, तो फिर यहाँ से हो गया H इंटू साइन IC का वैल्यू 1/μ पुट कर दिए। यहाँ पे साइन IC का वैल्यू को पुट किए हैं 1/μ, तो 1/μ का होल स्क्वायर हो गया, √ वैसे रह गया। अब यहाँ पे 1/μ को वैसे रहने दिए और यहाँ म्यू जो है LCM लिए नीचे और इसे सॉल्व किए तो ऊपर आया √μ² माइनस 1। यहाँ म्यू से म्यू कट जाता है, जब म्यू से म्यू कट जाएगा तो बचेगा यहाँ R के लिए R इक्वल टू H बाई √μ² माइनस 1। यहाँ से हमारा रेडियस के लिए ये फॉर्मूला आया दोस्तों। अब हम यहाँ से √μ² माइनस 1 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा H/R। μ² माइनस 1 इक्वल टू यहाँ √ था, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हुआ H²/R²। फिर यहाँ μ² के लिए निकालेंगे तो μ² इक्वल टू H²/R इक्वल टू H²/R² प्लस 1 हो गया। अब म्यू इक्वल टू √H² प्लस R²/R² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इधर आकर के ये रूट चढ़ गया। यहाँ से हमारा दूसरा फॉर्मूला निकला म्यू इक्वल टू √H² प्लस R²/R। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अब कहता है एरिया सीन बाय फिश। अब मछली के द्वारा जो एरिया देखा जाता है, सिंपली हमने एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इक्वल टू πr² होता है। अब यहाँ पे पिछले क्लास में हमने R के लिए फॉर्मूला निकाला है, उसी को यहाँ पे R के लिए पुट कर देंगे तो ये इक्वल टू πh² बाई u² माइनस 1। तो एरिया के लिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल टू πh² बाई μ² माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए फिश एट √7 सेंटीमीटर डेप्थ इन वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। इट कैन सी ओनली ए सर्कुलर पाथ आउटसाइड द वाटर ड्यू टू TIR। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। कहता है कि एक मछली है, डेप्थ जो है √7 सेंटीमीटर है, उस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। इट कैन सी ओनली ए सर्कुलर पाथ। तो ये जो है सर्कुलर पाथ ही देख पाएगी और ये पानी के आउटसाइड रहेगी क्योंकि ये TIR के कारण हो। तो इसमें फाइंड करना है कि रेडियस निकालना है और सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला जानते हैं कि R इक्वल टू होता है H/√μ² माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम H हमारा दिया हुआ है यहाँ पे √7, तो √7 ले लिए। μ² भी हमारा दिया हुआ है 4/3, 4/3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट चढ़ा हुआ है माइनस 1। जब उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा R इक्वल टू 3 निकल के आएगा। दूसरा हमारा कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। जब एरिया निकालेंगे सर्कुलर पाथ के लिए, एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला होता है πr²। πr² में R की वैल्यू जो आया था अभी 3, उसे पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लिए हैं, 3.14 इंटू 3 R का वैल्यू और नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा तो 100 बचा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 28.26 आएगा। नेक्स्ट है स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स कहता है इफ ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड ए लिक्विड ड्यू टू TIR द लाइट विल इमर्ज आउट ओनली फ्रॉम ए सर्कुलर पाथ। कहता है कि लिक्विड के इनसाइड में जो लाइट होता है उस पॉइंट का जो सोर्स होता है वो TIR के कारण होता है, और जब लाइट इमर्ज करता है एक सर्कुलर पाथ के द्वारा तो उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो R इक्वल टू H/√μ² माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के लिए। दूसरा आता है एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब एरिया का सर्कुलर पाथ के लिए हमारा फॉर्मूला हुआ A इक्वल टू πh² बाई μ² माइनस 1। अब तीसरा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू इक्वल टू √H² प्लस R² बाई R। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए। अब चलते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहता है कि स्फीयर का जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पाथ होता है वो कर्व होता है, उसी को हम लोग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का टाइप्स क्या क्या है? पहला है कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द रियल मीडियम इज कॉल्ड कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहा है कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रियल मीडियम रहता है वो कन्वेक्स के टुवर्ड्स रहता है, उसी को हम लोग कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये देखिए हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर पे ये हमारा रियल मीडियम हो गया और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉन कर दिया क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट है, इन्फिनिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉन कर दिया है। अब ये कन्वेक्स पे ये पॉइंट हमारा सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल हो गया। दूसरा है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कनकेव टुवर्ड्स द रियल मीडियम इज कॉल्ड कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहता है कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रियल मीडियम रहता है वो कनकेव के टुवर्ड्स रहता है, उसी को हम लोग कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है और ये जो है इसके पैरेलल लाइन है, इधर इन्फिनिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉन कर दिया है। अब ये जो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा रियल मीडियम हो गया। यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा पोल हो गया, इस पॉइंट पे पोल हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे चैनल्स पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।